आज की इस खास बातचीत में हम डॉक्टर सौम्या जैन से जानेंगे कि किस प्रकार से जब बाल लॉस होते हैं तो कारण क्या रहते हैं। और जिस प्रकार से डॉक्टर सौम्या जैन पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और काफी बेहतरीन काम जो है उनका रहा है, एक्सपर्ट हैं। चलिए सीधी बात करते हैं डॉक्टर सौम्या जैन से। जैन साहब, जिस प्रकार से ये दो दौर है, खान पान का जब स्तर चेंज हुआ तो कहीं ना कहीं विकार शरीर में रहते हैं। और बाल के कारण क्या है हेयर लॉस का, सबसे पहला सवाल यही। देखिए, हेयर फॉल जो है हमारा कई कारणों से होता है। सबसे पहला तो हमारा लाइफस्टाइल। दूसरा कारण हमारी बॉडी में हेयर फॉल तब ज्यादा देखा जाता है जब हमारी बॉडी किसी स्ट्रेस से गुजरती है, या तो वो मेंटल स्ट्रेस हो या किसी तरह की बीमारी से हमने सफर किया हो, जैसे डेंगू, टाइफॉइड, या पोस्ट प्रेगनेंसी भी हेयर फॉल काफी ज्यादा देखा जाता है। इसके अलावा हेयर फॉल हार्मोनल प्रॉब्लम्स में देखा जाता है। हेयर फॉल और हेयर ब्रेकेज में भी एक डिफरेंस समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। हेयर फॉल होता है जब हमारे बाल जड़ों से नीचे उतरते हैं, और हेयर ब्रेकेज होता है जब बीच से टूटे टूटे बाल हमें दिखाई देते हैं या बहुत सारे फ्लाईवेज दिखते हैं बालों पर, छोटे छोटे। तो हेयर ब्रेकेज जो होता है वो होता है बहुत ज्यादा हेयर स्टाइलिंग की वजह से, चाहे वो हीट स्टाइलिंग हो, स्ट्रेटनर्स यूज करना, ड्रायर्स यूज करना, या फिर हम जैसे आजकल सैलून्स में जाके ट्रीटमेंट कराते हैं, केराटिन, सिस्टिन, बोटॉक्स, उन सब के कारण भी काफी हेयर डैमेज होता है और हेयर ब्रेकेज हो जाता है। मैम, जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है तो खास तौर पर बहुत सारी महिलाओं के जहन में भी ये सवाल रहता है कि उनके बाल जो हैं लंबे नहीं हो पाते, या बीच में ही जब बढ़ने की स्थिति में होते हैं तो बीच में टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या माना जाता है और उसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, जो हमारी हेयर की एक लेंथ होती है वो जेनेटिकली फिक्स्ड होती है। तो किसी के बाल बहुत लंबे होते हैं, किसी के थोड़े छोटे होते हैं, एक लेंथ के आगे किसी के बाल नहीं बढ़ पाते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि हमारे जेनेटिक्स वैसे हैं। तो हेयर लेंथ में तो हमारा जेनेटिक्स का रोल होता है, बट अगर हमारे सर पे ही बालों की लेंथ जितनी है और सर पे बाल जितने हैं उनके बारे में हम देखना चाहिए, तो बालों की डेंसिटी कितनी है वो इम्पोर्टेंट है। उससे हमारे लाइफस्टाइल और डाइट का डायरेक्ट रिलेशन है। तो जनरली फीमेल्स में जो हेयर फॉल और की प्रॉब्लम देखी जाती है वो बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी की वजह से देखी जाती है। विटामिन डी जनरली कम मिलता है, या फिर जिंक लेवल्स कम होते हैं, विटामिन बी 12 कम होता है। तो डाइटरी रोल इसमें डायरेक्ट होता है कि फीमेल्स में ज्यादा हेयर फॉल क्यों देखा जाता है। प्लस मेंसेस में भी विमेन ब्लड लॉस करती हैं, तो उस टाइम पे भी उनका आयरन लूज होता है बॉडी से, तो इसलिए फीमेल्स में ज्यादा ही प्रॉब्लम देखी जाती है। मैम, जब डिलीवरी होती है महिलाओं की, खास तौर पर इस प्रकार की समस्याएं बहुत सारी महिलाएं भी झेलती हैं कि उनके जो है हेयर फॉल होते हैं, या ऐसा लगता है कि बहुत सारे बाल जो है उतरना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में महिलाएं क्या कर सकती हैं कि प्रेगनेंसी के बाद क्या उपचार वो कर सकती हैं, या अगर उनको इलाज लेना है तो वो कहाँ आ सकते हैं, ये भी हम जानना चाहते हैं। देखिए, पोस्ट प्रेगनेंसी जनरली क्या होता है, हेयर फॉल 3 से 4 महीने बाद शुरू होता है। उसका कारण ये होता है कि हमारा हेयर साइकिल एक होता है। तो प्रेगनेंसी में जो बाल होते हैं, हमें लगता है हमारे बाल ज्यादा घने हो गए, ज्यादा शाइनी हो गए हैं, तो वही बाल पोस्ट प्रेगनेंसी झड़ने लग जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज इसमें ये है, सबसे पहले तो कि आप आयरन, कैल्शियम अपना खाते रहें। 6 महीने पोस्टमार्टम भी आपको कंटिन्यू करना है। उसके अलावा अगर विद इन 6 मंथ्स में आपको लग रहा है कि आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, देन यू नीड टू सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट। आपको एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वो फिर आपका फर्दर इवैल्यूएशन करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा हेयर फॉल होने के बाद एक फीमेल पैटर्न हेयर लॉस करके भी हमें देखने को मिल जाता है, जिसका तुरंत उपचार की हमें बहुत जरूरत होती है। बाकी हमारे पास बहुत सारी थेरेपीज हैं। हम सर में लगाने के लोशंस देते हैं, सिरम्स देते हैं। जो आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट होता है। प्लस पीआरपी एक बहुत अच्छी थेरेपी है जो कि हम आजकल करने लग गए हैं फॉर हेयर फॉल। मैम, जैसे बालों के गिरने के बाद जो है कितनी संभावना रहती है कि जैसे एक एज होती है, एक एज के बाद संभावना कम हो जाती है। बहुत सारे लोग जो है इससे चिंताग्रस्त रहते हैं कि उनके बाल जो है दोबारा नहीं उग पाते। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। क्या वो सही रहता है हेयर ट्रांसप्लांट कराना, या फिर और कोई माध्यम है जिससे इलाज हो सकता है बेहतर? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट तो बिल्कुल एंड स्टेज में किया जाता है। कारगर है हेयर ट्रांसप्लांट, बट हर किसी को ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होती। तो अगर आप कभी भी हेयर फॉल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपका बेस्ट ट्रीटमेंट तभी होगा अगर आप जल्दी से जल्दी आएंगे डॉक्टर के पास। तो जितना आप जल्दी आएंगे उतना अच्छा ट्रीटमेंट होगा, उतना ही हम हेयर ट्रांसप्लांट वाली स्टेज तक जाने से पहले आपके हेयर फॉल को रोक पाएंगे। बट हाँ, अगर आपका इतना हेयर फॉल हो चुका है कि अब मेडिकल ट्रीटमेंट उसको नहीं कंट्रोल कर पाएगा, देन डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट इज वन ऑप्शन जिससे हम हेयर वापस रिस्टोर कर सकते हैं।
हम खास तौर पर बात करें जैसे शुरुआती तौर पर कुछ लक्षण इस प्रकार से होते हैं, तो कौन से ऐसे लक्षण रहते हैं या कोई ऐसा टेस्ट होता है जिसके माध्यम से मरीज जो है अपनी जानकारी ले सकता है कि हाँ उसको इस चीज़ की कमी है, या कोई ऐसा कोई माध्यम है क्या आपकी चिकित्सा के क्षेत्र में? देखिए आम तौर पर किसी भी नॉर्मल इंसान के 50 टू 100 बाल झड़ते ही हैं रोज में। अगर आपको लगता है कि आपके इससे ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, देन आपको एक बार डॉक्टर के पास आना चाहिए। या आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल पतले होते जा रहे हैं, फिर आपको डॉक्टर के पास आना चाहिए। बाकी हेयर फॉल का जो पैटर्न होता है मेल्स और फीमेल्स में अलग होता है। फीमेल्स में जनरली क्या देखा जाता है कि मांग चौड़ी होने लग जाती है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी मांग सेंटर में पहले जितनी थी क्रिसमस ट्री की तरह चौड़ी होती जा रही है। और मेल्स में क्या होता है, हमें सबसे पहले जो लक्षण दिखता है हेयर फॉल का, उसमें क्या होता है हमारा जो सेंट्रल एरिया होता है वहां से बाल जाने शुरू हो जाते हैं और साइड से ऐसा लगता है हेयरलाइन पीछे जा रही है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो फिर आपको एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए स्किन स्पेशलिस्ट से। मैम खास तौर पर सबके ज़हन में ये रहता है कि मार्केट में बहुत सारे कंडीशनर हैं, शैम्पू हैं या अलग-अलग प्रकार के उत्पाद जैसे तेल हैं, तो किस प्रकार के प्रोडक्ट जो हैं वो प्रयोग करने चाहिए? बहुत सारे लोग हैं दावा करते हैं कि डैंड्रफ खत्म हो जाएगा, हेयर लॉस को कम करेगा, तो ये बहुत सारे दावे हैं, तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या प्रयोग करना चाहिए? देखिए डैंड्रफ का कोई रिलेशन एज सच हेयर फॉल से है नहीं। डैंड्रफ विंटर्स में जनरली बढ़ जाता है, उसके लिए आप एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर सकते हैं। बट अगर एक्टिव हेयर फॉल है किसी वजह से तो डैंड्रफ की वजह से नहीं है। बाकी जो प्रोडक्ट्स मार्केट में है जो क्लेम करते हैं, देखिए क्लेम एडवर्टाइजिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आज की डेट में। क्लेम करने से उस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है हमें। जनरली शैम्पू वगैरह का जो शैम्पू कंडीशनर्स होते हैं हमारे बालों को हाइड्रेट करते हैं, उनका बस इतना रोल होता है। आपके हेयर टेक्सचर को वो अच्छा कर सकते हैं अगर आप अपने हेयर टेक्सचर के अकॉर्डिंग शैम्पू और कंडीशनर सेलेक्ट करते हैं तो। बट हेयर फॉल या आपको कोई हेयर रिलेटेड डिसीज है उससे आपको कोई क्योर नहीं मिलेगा। मैम तनाव या नींद पूरी ना होने की वजह से भी हेयर फॉल होता है, इस प्रकार की कुछ लोगों के जहन में रहता है कि हाँ तनाव की वजह से भी बाल चले जाते हैं, क्या ऐसा कुछ होता है? हाँ, स्ट्रेस का रिलेशन है हेयर फॉल से। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कारण हेयर फॉल का स्ट्रेस होता है। तो इससे माध्यम को अगर जैसे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कोई साप्ताहिक तौर पर कोई इस प्रकार से कोई आपका इवेंट रहता है जिसमें लोग जुड़ सकते हैं यहाँ आकर सक्सेना हॉस्पिटल में, तो किस प्रकार का ट्रीटमेंट रहता है या कोई स्पेशल डे आपकी कोई ओपीडी रहती है? मेरी ओपीडी सोमवार से शनिवार 11 बजे से 2 बजे तक रहती है और संडे को 11 बजे से 1 बजे तक रहती है। मैं हर दिन सक्सेना हॉस्पिटल में मिलती हूँ। अगर कभी भी कोई भी पेशेंट्स आना चाहते हैं, हेयर फॉल डिस्कस करना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम, दे कैन कम हियर एनी टाइम। मैम जैसे बहुत सारे लोगों के बाल बिल्कुल जा चुके हैं, क्या दोबारा बाल उग सकते हैं? देखिए वही ये सवाल जो है ये बहुत ट्रिकी सवाल है एक्चुअली। बिना देखे किसी को नहीं बताया जा सकता कि क्या उनका ट्रीटमेंट रहेगा। ऑप्शंस हैं हमारे पास, बहुत ऑप्शंस हैं, बट वो एक बार पेशेंट को इवैल्यूएट कर ही हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, कौन-कौन से इलाज संभव रहते हैं? कोई थेरेपी इसके लिए कारगर है, या फिर कुछ लोग घरेलू उपाय बहुत करते हैं, बहुत सारी महिलाएँ खास तौर पर करती हैं, जी। तो उनके लिए क्या आपका एक मैसेज होगा कि बालों के प्रति कहीं नज़रअंदाज़ी जो है नुकसान पैदा कर सकती है? देखिए मेरा मैसेज बस यही रहेगा कि घरेलू उपाय से आपका हेयर टेक्सचर में भी अच्छा हो जाए दही या एग वगैरह लगाने से, बट हेयर फॉल तो कंट्रोल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप अपनी डाइट पे और स्लीप पे ध्यान दीजिए। आयरन रिच फूड्स लीजिए जैसे कि हरी सब्जियां, चने, गुड़ वगैरह ये सब लें। बाकी अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि हेयर फॉल नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, देन आप एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि उसका कारण जानना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है हेयर फॉल का, कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है या कोई स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल हो रहा है। तो उसके लिए आपको एक स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। मैम हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किस प्रकार से बालों को सुंदर और काफी घना बनाने के लिए सप्ताह में किस प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं? हालांकि कुछ लोग घरेलू उपाय जानना चाहते हैं, तो वो भी अगर आप साझा कर पाए तो बताएं। घरेलू उपाय तो मैं ज्यादा खुद बिलीव नहीं करती हूँ बालों के लिए, क्योंकि मैंने बहुत पेशेंट्स को देखा है करते हुए, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा किसी को बहुत ज्यादा बेनिफिट कुछ हुआ है घरेलू उपाय यूज करने से।
बट अगर आप जानना चाहते हैं तो आप शैम्पू सबसे पहले सिलेक्ट करिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहता है तो एक कीटाकोनाज़ोल बेस्ड शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कीटाकोनाज़ोल, सेलेनियम सल्फाइड वगैरह हो। अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली रहता है तो आप डेफिनेटली सल्फेट कंटेनिंग शैम्पूज यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका स्कैल्प ऐसा लगता है बहुत ड्राई है, देन यू शुड गो फॉर सल्फेट फ्री शैम्पूज। और अपनी डाइट का आप विशेष ध्यान रखिए, आयरन सप्लीमेंट्स लें अगर खून की कमी कुछ बॉडी में रहती है, या अगर विटामिन डी लेवल्स लो हैं, विटामिन B12 लेवल्स लो हैं, देन आप डाइट के थ्रू उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। नहीं होता है तो प्रॉपर सप्लीमेंट्स आते हैं उसके लिए, जो कि आपकी डेफिशिएंसीज को ही टारगेट करते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। मैम, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत कम उम्र में बच्चों के या बुजुर्गों, मतलब जो लोग बढ़ती एज में हैं, तो उनके बाल जो है सफ़ेद हो जाते हैं। आमतौर पर ये रहता था कि उम्र उम्र के बाद जो है बाल सफ़ेद होते थे। बहुत सारे कारण हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि शुरुआती तौर पर क्या कारण सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि बाल सफ़ेद होना, या कोई इस ये भी कोई एक विकार है? देखिए, बाल अगर 25 की उम्र के बाद किसी के सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, तो हम उसको विकार नहीं मानते हैं, क्योंकि सबकी बॉडी अलग-अलग है, एक अलग एज से, एक अलग टाइम से सबका बालों में सफ़ेदी आना शुरू होती है। बट हाँ, हमें एक बार इवैल्यूएट करना पड़ता है मरीज़ को देखकर कि उसके बाल सफ़ेद होने का क्या कारण है। बाकी फिर बेसिकली आपकी डाइट और स्ट्रेस रिलेटेड, जो बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, पढ़ाई के कारण या किसी और कारण से, उनमें भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। ऐसे बहुत सारे कारण आज आपने बताए हैं, और उन सभी लोग जो है आना चाहते हैं ओपीडी के लिए, तो सक्सेना हॉस्पिटल जो है किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करता है? खास तौर पर आपकी ओपीडी जो है यहाँ ओके। पर लोगों को मिल रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? यहाँ पे हर तरह की हेयर रिलेटेड हर प्रॉब्लम के लिए सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। बाकी आप अगर कोई भी पेशेंट आता है, मैं तो जनरली उनका सारा न्यूट्रिशनल प्रोफाइल कराती हूँ, देखती हूँ क्या डेफिशिएंसीज हैं, या फिर अंडरलाइन कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसको टारगेट करके किस टाइप का हेयर फॉल है वो इवैल्यूएट करके, कि क्योंकि मेल्स में अलग होता है, फीमेल्स में अलग होता है। कोई बीमारी के बाद उनको हेयर फॉल होना शुरू हुआ है, पोस्ट प्रेगनेंसी होना शुरू हुआ है, या वैसे ही कोई डेफिशिएंसी की वजह से है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे ट्रीटमेंट करते हैं।